बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी ग्लैंड्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है बेटा, तो आज हम थाइमस के डिस्कशन के साथ अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, क्या है थाइमस? ठीक है, तो थाइमस और थायराइड इन दोनों को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है और थोड़ा सा लोकेशन भी आसपास है, थोड़ा सा लोकेशन भी आसपास है। ये रहा थायराइड, ये रहा थाइमस। ठीक है, और दोनों के बारे में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं भैया बाइलोब्ड है दोनों ग्लैंड्स। ठीक है, तो क्या होता है, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखो थाइमस भी है बेटा, बाइलोब्ड है। कैसी है? बाइलोब्ड है, अपर पार्ट में है चेस्ट के और स्टर्नम के पीछे है, याद रखोगे। लेकिन जो थायराइड थी वो यहाँ पर ट्रैकिया को रैप किए हुए थी। ठीक है, पार्शियली किसको रैप किए हुए थी? ट्रैकिया को। ठीक है, तो याद रखोगे। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए थाइमस के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट क्या कि ये कहाँ पर है? ये है अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। कहाँ पर है? अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ जो स्टर्नम है ना बेटा, जो हमारी चेस्ट बोन है ना बेटा, उसके पीछे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन द बैक साइड ऑफ स्टर्नम, बैक साइड ऑफ स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है। दूसरी बात जो एकदम यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है थायराइड के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थाइमस कैसा है? बाइलोब्ड ग्लैंड है। ठीक है, कैसा है बेटा? बाइलोब्ड ग्लैंड। ठीक है, बाइलोब्ड ग्लैंड हो गई। तो अब ज़रा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है थाइमस का। ये कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ ये इस तरीके का प्रेजेंट होता है थाइमस। ठीक है, ये हो गया थाइमस। और यहाँ से किसकी एंट्री हो रही होगी? तो यहाँ से एंट्री हो रही होगी ब्लड वेसल की, लिम्फेटिक वेसल्स की और नर्व्स की। ठीक है, इनकी एंट्री यहाँ से हो रही होगी। तो देखो दो लोब दिखाई दे रहे हैं ना थाइमस के, दो लोब दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, तो अब ज़रा सा ध्यान दो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बार बार इसको पढ़ते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं कि थाइमस जो है बेटा, जो इनिशियल स्टेज है हमारी लाइफ का, यानी कि जब बचपना होता है, जब हम छोटे होते हैं, तो थाइमस क्या होती है? एकदम वेल डेवलप्ड और अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही होती है। ठीक है, उसके साथ ही जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है, यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी जैसे हमारे बॉडी में क्या आती है? एजिंग आती है। एजिंग मतलब बुढ़ापा आना। ठीक है, जैसे जैसे एजिंग आती है वैसे वैसे हम क्या देखते हैं? थाइमस का जो साइज़ है, थाइमस का जो साइज़ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है बेटा, यानी कि श्रिंक होने लगती है। श्रिंक मतलब सिकुड़ना। ठीक है, और इसके जो फंक्शन है जो हम अभी आगे जानेंगे वो भी क्या होंगे? जब बेटा साइज़ ही कम हो रहा है तो काम करने का एरिया भी तो कम हो रहा होगा ना, और जब काम करने का एरिया कम हो रहा होगा तो जो ये काम कर रही होगी वो काम भी नहीं हो पाएगा ढंग से। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर पढ़ेंगे अभी थाइमस के फंक्शन तो देखेंगे कि इसके डिक्रीज़ होने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं एज के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे थाइमस की, आखिर ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो ये बेटा प्रोड्यूस करती है थाइमोसिन। ठीक है, प्रोड्यूस करती है थाइमोसिन। ठीक है, क्या रोल है थाइमोसिन का? तो जब भी बेटा हम लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लिम्फोसाइट्स। तो हम यहाँ पर दो तरीके की लिम्फोसाइट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, पहली तो होती हैं बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती हैं टी लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स दोनों बनती तो हैं बोन मैरो में, ठीक है, दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो उनका मैचुरेशन और डेवलपमेंट कहाँ होता है बेटा, थाइमस में होता है, ठीक है। उनकी एक ट्रेनिंग होती है कि कौन सी सेलेक्ट होंगी और कौन सी रिजेक्ट होंगी, उन दोनों, ये काम कहाँ होने वाला है, थाइमस में। तो ये जो इसका हार्मोन है थाइमोसिन, यही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। यही क्या करेगा बेटा, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका डेवलपमेंट और मैचुरेशन कहाँ होगा, थाइमस में होगा। उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा हमारे सर्कुलेशन में जाने के लिए, यानी कि एक्चुअल फाइट के लिए उनको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। समझ पा रहे हो, अगर थाइमस नहीं होगी क्या टी सेल्स का डेवलपमेंट और मैचुरेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो लोग काफ़ी एजेड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो उनका इम्यून सिस्टम है वो कैसा होता है, वीक होता है। कैसा होता है, वीक होता है इन कंपैरिजन विद चाइल्ड्स या फिर एडल्ट्स, ठीक है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो थाइमस एकदम फुली डेवलप्ड, फुली एक्टिव, प्यूबर्टी तक क्या हुआ, बहुत अच्छी इम्यूनिटी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एज बढ़ी तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होने लगी। तो यही वो रीज़न है, क्योंकि डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है थाइमस, और अगर थाइमस का साइज़ कम हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर थाइमोसिन नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा और डेवलपमेंट और मैचुरेशन जो टी लिम्फोसाइट्स का है वो नहीं हो पाएगा, वो हमारे सर्कुलेशन में नहीं आ पाएंगी, जिसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर नहीं हो पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, ठीक है, एज द एजिंग अकर्स, क्या होता है इसके साथ, धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली साइज ऑफ द थाइमस ग्रेजुअली डिक्रीज, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, साइज ऑफ थाइमस ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि बहुत बड़ी थी सट से सिकुड़ के जरा सी हो गई, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है बेटा, डिक्रीज करता है, ठीक है। और इसको हम अपनी साइंटिफिक भाषा में ये थायराइड के साइज के कम होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, थाइमिक एट्रोफी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, थाइमिक एट्रोफी, ठीक है, या फिर थाइमिक इन्वोल्यूशन, ठीक है, थाइमिक इन्वोल्यूशन। ये कौन सा प्रोसेस है, जिसमें कि थाइमस का साइज कम होता जा रहा है। समझ पा रहे हो इतना, ठीक है, इतना समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि ये जो थाइमस का साइज एजिंग के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ यहाँ पर मेटाबॉलिक फैक्टर्स एंड कुछ एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। समझ पा रहे हो, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा, ठीक है। समझ में आया थाइमस के बारे में याद रखना है कि ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है कौन सा,
थाइमोसिन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, और एजिंग के साथ साथ इसका साइज धीरे धीरे कम होने लगता है, थाइमिक एट्रोफी कहते हैं या फिर थाइमिक इन्वोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पे चला जाए। तो अब आ जाओ, कुछ ऐसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स भी हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम ग्लैंड्स की बात कर रहे थे जो स्पेशली बनी ही इसलिए हैं कि अपन हार्मोन बनाएंगे और सिक्रीट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और एक ऑर्गन्स भी हैं बेटा जो कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हार्मोन्स का सिक्रीशन भी करते हैं। जैसे कि इसमें हमारा हार्ट हो गया, इसमें हमारी किडनी आ गई, इसमें हमारा स्टमक आ जाएगा, इंटेस्टाइन आ जाएगी। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट के हार्मोन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा। देखो, हार्ट से यहाँ पर मेजरली हम 2 पेप्टाइड्स का यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, एक को तो कहते हैं ANP, दूसरे को कहते हैं BNP। ठीक है, ANP को ANF भी कहते हैं, ANF भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ ये ANP? ठीक है, तो ANP मतलब एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड। और अगर F को देखो तो F का मतलब हो गया फैक्टर। ठीक है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, BNP क्या हो गया? तो BNP हो गया ब्रेन नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, ये क्या हुआ? ब्रेन नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, तो ये 2 कहाँ से मेजरली सिक्रीट हुए? हार्ट से। क्या फंक्शन है बेटा? ठीक है, तो देखो ज़रा सा थोड़ा सा हार्ट का एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, ये। ठीक है, ये मान लो एट्रिया और ये वेंट्रिकल। ठीक है, ये है हमारे एट्रिया हैं दोनों, ये दोनों वेंट्रिकल हैं। ठीक है, तो बेटा जब हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मान लो हमने पानी पी लिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लिया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ा। यानी कि ANF कब आएगा? जब ब्लड वॉल्यूम कैसा होगा? ज़्यादा होगा। पानी पी लिया ना, ब्लड के साथ मिक्स हो गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो भर भर के आर्टरीज में जा रहा है, भर भर के वेन्स में जा रहा है। समझ पा रहे हो? तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। मान लो इतना सा पाइप है और उसमें थोड़ा सा पानी जा रहा है, क्या उसकी वॉल पे प्रेशर लगेगा? नहीं। लेकिन वही पाइप एकदम भर के चल रहा है बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा भर के चल रहा है, तो उसकी वॉल पे प्रेशर डालेगा ना। ठीक है, तो जब BP भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा यहाँ पर? जब भर भर के ब्लड चल रहा है वेसल्स में, तो भर भर के एट्रिया में भी तो आएगा, भर भर के एट्रिया में भी तो आएगा। तो जो एट्रिया है वो रिलीज़ करेगा ANP। ठीक है, जो एट्रिया है वो रिलीज़ करेगा ANP। समझ पा रहे हो? ये क्या है? एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड है बेटा। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये कौन बनाएगा? एट्रिया, secreted by atria of heart। और जैसे ही आया कौन? ANP आया, वैसे ही ये क्या करेगा? बेटा? ये कराएगा वेजो डायलेशन मतलब चौड़ा करना, वेजो मतलब ब्लड वेसल्स। अब जब इतना सा पाइप था, भर भर के पानी चल रहा था, अगर उस पाइप को थोड़ा सा चौड़ा करा दिया जाए तो बताओ क्या ब्लड प्रेशर कम होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये क्या कराएगा? वेजो डायलेशन करा देगा। ठीक है, वेजो
डायलेशन करा देगा। दूसरी बात ये क्या कराएगा, ये इनहिबिट करेगा रास सिस्टम को, जिसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, ये पढ़ाया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। जब भी रेनिन रिलीज होता है किडनी से तो यहाँ पर एंजियोटेंसिन फिर एल्डोस्टेरॉन आ जाता है और जाकर के नेफ्रॉन से वाटर को वापस एब्जॉर्ब करो। इसको इनहिबिट करेंगे, जिससे कि कहेंगे बस एब्जॉर्ब मत करो, पहले से इतना पानी भरा पड़ा हुआ है शरीर में, तुम और एब्जॉर्ब किए जा रहे हो। समझ पा रहे हो? साथ के साथ ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट किसको करेगा, एडीएच को। ठीक है, एडीएच को, दोनों को इनहिबिट करेगा और वेजोडाइलेशन कराएगा, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, एएनपी की। अब आ जाओ बीएनपी पर। ठीक है, बीएनपी क्या है बेटा, व्हाट इज बीएनपी। ठीक है, तो बीएनपी क्या होगा, तो जरा सा इधर ध्यान दो, देखो ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। अब जब हमने बात की एट्रिया की, अब हम चल रहे हैं वेंट्रिकल्स पर। ठीक है, बीएनपी कब आएगा, जब ब्लड प्रेशर क्या होगा बेटा, बढ़ा हुआ होगा। क्या होगा, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होगा। अब तब देखो, जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक मतलब कंडीशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, हमें क्या करना है, एकदम अलर्ट रहना है बेटा। सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, वहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सिंपैथेटिक के बाद क्या ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा ही रहता है, वो कभी भी कम नहीं होता है? ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, जैसे ही कंडीशन ऑफ इमरजेंसी ख़त्म होती है, वो क्या होता है, वहाँ पर ब्लड प्रेशर डाउन होता है, नॉर्मल आता है। तो देखो, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी चल रही होगी, तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स पर भी तो भर भर के प्रेशर आ रहा होगा ना बेटा। ठीक है, क्योंकि बीपी कब बढ़ेगा, जब वेंट्रिकल एकदम कस के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो एकदम से भरा के ब्लड निकलेगा, तभी प्रेशर के साथ जा पाएगा, तभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वेंट्रिकल्स को एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? सिग्नल कहाँ से आ रहा होगा, एसए नोड से, और एसए नोड को कौन कंट्रोल किए हुए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ पा रहे हो कनेक्शन? तो जब वेंट्रिकल्स पर प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या सिक्रीट करते हैं, बीएनपी सिक्रीट करते हैं बेटा। ये किसके थ्रू सिक्रीट किया गया, सिक्रीटेड बाय वेंट्रिकल्स, सिक्रीटेड बाय वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब क्या होगा, जब बीएनपी आएगा, आ गया बीएनपी बेटा, ये जाएगा ब्रेन में। कहाँ जाएगा, ब्रेन में, और ब्रेन से कहेगा बस हो गए सिंपैथेटिक एक्टिविटी, अब ज़रा सा शांत हो जाओ। ठीक है, तो क्या कराएगा बेटा, ब्रेन पे जाकर के ये रिड्यूस कराएगा सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हार्ट से कौन कौन रिलीज हो रहा है, एएनपी और बीएनपी। समझ रहे हो? ब्लड वॉल्यूम को सेंस करके एएनपी आएगा, ब्लड प्रेशर को सेंस करके एएनपी आएगा। किसके थ्रू आएगा, एट्रिया के थ्रू। ठीक है, एट्रिया बनाएंगे और यहाँ पर रास को इनहिबिट करेगा, एडीएच को इनहिबिट करेगा और वेजोडाइलेशन कराएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, बीएनपी किसको सेंस करके आएगा, ब्लड प्रेशर को। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, फिर क्या होगा, ये जाएगा ब्रेन में और कहेगा बस शांत करा लो, मेरे पास अब क्षमता नहीं बची कि हम एक के बाद एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करते जाएं। ठीक है, तो देखो ब्रेन से आया, ब्रेन में गया, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कराया, ब्रेन ने कहा ठीक है अपन तुम्हारी बात सुनेंगे। वहाँ से ऐसे नोट पे सिग्नल गया कि रुक जाओ, आराम आराम से। उसने क्या किया, सारी कंडीशंस को नॉर्मल कर दिया। अब वेंट्रिकल्स जितना कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मली करते हैं उतना कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, हार्ट के हार्मोन्स समझ में आए। नेक्स्ट पे देखो, अब आ जाओ हार्मोन्स ऑफ किडनी। ठीक है, अब आते हैं हार्मोन्स ऑफ किडनी पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
किडनी से बेसिकली दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला तो है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, इसको ईपीओ भी कहते हैं। और दूसरा है अपना रेनिन, ठीक है। दूसरी बात, एरिथ्रोपोइटिन क्या कराता है बेटा? एरिथ्रोपोइटिन क्या कराता है? ये इंड्यूस करता है रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को, या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल के फॉर्मेशन को, ठीक है। और रेनिन क्या करता है? ये कंट्रोल करता है बेटा, कंट्रोल करता है हमारे ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और जीएफआर को बाय एक्टिवेटिंग एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब बात उठती है कि आखिर किडनी की कौन सी सेल्स एरिथ्रोपोइटिन बनाती हैं और कौन सी सेल्स रेनिन बनाती हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान दो, जो एरिथ्रोपोइटिन है ये जेजी सेल्स बनाती हैं बेटा। और इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं कि जो इंटरस्टिशियल फिब्रोब्लास्ट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन। लेकिन मेजरली जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहीं से फॉर्मेशन होता है मेजरली किसका? एरिथ्रोपोइटिन का। लेकिन अभी के लिए तुम जेजी सेल को याद रखोगे, अभी के लिए तुम किसको याद रखोगे? जेजी सेल को याद रखोगे। समझ पा रहे हो? फिर आ जाओ रेनिन पर। रेनिन किसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है? तो इसका फॉर्मेशन होता है जेजी सेल्स के थ्रू। समझ पा रहे हो? जेजी सेल्स कहाँ पर होते हैं? तो देखो, जैसे जब हम पढ़ते हैं बेटा अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ऐसे बनाते हैं ग्लोमेरुलस, इधर ये बनाते हैं बोमन्स कैप्सूल। और ये जो यहाँ पर ये जो पोजीशन है, यहाँ पर एक पोजीशन है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स बैठा रहता है, इसी को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस, ठीक है। और इन्हीं को कहते हैं जेजी सेल्स, ठीक है। यहीं पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल नज़र डाले हुए हैं कि जीएफआर बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होने का, ठीक है। तुरंत रेनिन बनाने लगते हैं। समझ पा रहे हो? और यहीं से बनाते हैं क्या? एरिथ्रोपोइटिन। लेकिन यहाँ पर इससे फॉर्मेशन होता है एरिथ्रोपोइटिन का, लेकिन अभी के लिए मैंने बोला कि तुम जेजी सेल्स को याद रखोगे। समझ पा रहे हो बेटा? इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आ जाओ हॉर्मोन्स ऑफ स्टमक। सबसे पहला गैस्ट्रिन, ठीक है, सबसे पहला गैस्ट्रिन। तो ये बेटा स्टमक से भी रिलीज होता है, प्लस अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन से भी रिलीज होता है, अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन से भी रिलीज होता है, और इसके साथ साथ पैंक्रियाज से भी रिलीज होता है, ठीक है। जैसे ही तुमने खाना खाया, आ गया गैस्ट्रिन, और क्या करेगा? इंड्यूस कराएगा HCl के सिक्रीशन को। इंड्यूस करता है बेटा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। क्या करेगा? इंड्यूस करेगा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड को। समझ पा रहे हो? और स्टमक में कहाँ से? बाय जी सेल्स, ठीक है, बाय जी सेल्स। इतना समझ में आया?
जो चिल्लाते रहते हो ना कि एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, अरे मैं तो इनो पीऊँगा, अभी अपनी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर लूँगा, समझ पा रहे हो? तो क्या है वो एसिड, कौन सा है? दिस इज़ द गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। और इसको सिक्रिएट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? गैस्ट्रिन रिस्पॉन्सिबल। कहाँ से आ रहा है? ठीक है, क्लियर है इतना? फिर आ गया ग्रेलिन, फिर आ गया ग्रेलिन। ग्रेलिन भी कहाँ से आ रहा है? स्टमक से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? स्टमक से आ रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अब जब क्या हुआ, काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया, काफ़ी टाइम से बेटा खाना नहीं खाया, भूख लग गई बहुत तेज़। क्या हुआ? बहुत तेज़ भूख लग गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? एंजाइम आएगा ग्रेलिन और मैसेज भेजेगा, मैसेज भेजेगा, इंड्यूस करेगा क्या? एपेटाइट को, ठीक है। ये क्या करता है? इंड्यूस करता है बेटा एपेटाइट को, यानी कि भूख लगती है ना तुमको, इंड्यूस करता है एपेटाइट को। उसके साथ साथ ही ये पॉजिटिव सिग्नल देता है, उसके साथ ही ये पॉजिटिव सिग्नल देता है किसको? ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। पॉजिटिव सिग्नल ऑन ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। क्योंकि बेटा एपेटाइट, भूख लग गई तो खाएंगे, खाना आएगा तो उसका यूज़ करके अपनी बॉडी में ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो याद रखोगे इस तरीके से कि जो ग्रेलिन है वो एपेटाइट को बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, और तुमने खा लिया तो सटाक से बाद में बुला दिया ग्रोथ हार्मोन को कि अब इस बंदे ने खा लिया है, अब इसके खाने को यूज़ करके इसकी ग्रोथ करो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, हार्मोन्स ऑफ इंटेस्टाइन, सिक्रिटिन, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिक्रिटिन, ठीक है। ये बेटा सेंस करता है, ये क्या करता है? सेंस करता है, सेंस करता है एसिडिटी ऑफ काइम, ठीक है, ठीक है। जब सेंस किया एसिडिटी ऑफ काइम, किसने? इंटेस्टाइन ने, तो किसको बुलाया? सिक्रिटिन को। किसको बुलाया? सिक्रिटिन को बुलाया। और देखो सिक्रिटिन आएगा और सिग्नल करेगा, ठीक है। सिक्रिटिन आएगा और सिग्नल करेगा किसको? पैंक्रियास को, सिग्नल करेगा पैंक्रियास को और कहेगा कि जो काइम आ रहा है, अब काइम समझ रहे हैं ना साहब, ठीक है। देखो जो स्टमक है ना बेटा, इस तरीके से कुछ ऐसा ही होता है स्टमक, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे ही खाना जाता है तो यहाँ पर खाने को एकदम इस तरीके से, ये एकदम एकदम गूदा जैसा बना दिया जाता है। तो वो जो यहाँ से पास होकर के इंटेस्टाइन में जाएगा, खाना जो तुमने खाया था उसको कहते हैं काइम। अगर काइम में क्या है? एसिडिटी ज़्यादा है, मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो आ जाएगा कौन? सिक्रिटिन। काइम की एसिडिटी को चेक किया इंटेस्टाइन ने और क्या रिलीज़ किया? सिक्रिटिन। सिक्रिटिन कहाँ जाएगा? पैंक्रियाज में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? गो टू पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज से कहेगा कि ऐसा पैंक्रियाटिक जूस भेजो, ऐसा पैंक्रियाटिक जूस भेजो जिसमें बाइकार्बोनेट्स की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। इंड्यूस release of bicarbonate rich पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो देखो ज़रा सा ध्यान दो कि होगा क्या, होगा क्या। यहाँ पर बना लेते हैं इसका, ठीक है। मान लो खाने में बहुत ज़्यादा था कौन? एसिड। काइम में बहुत ज़्यादा एसिड था, ठीक है। लेकिन तुमने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी पैंक्रियास को फ़ोन लगाता हूँ, अभी क्या करता हूँ? पैंक्रियास को फ़ोन लगाता हूँ और बाइकार्बोनेट रिच पैंक्रियाटिक जूस मंगवाता हूँ। उसमें क्या है? बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसके साथ मिलकर के इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। ये क्या हुआ? न्यूट्रलाइज हुआ, ठीक है। बन गया NaCl प्लस बन गया यहाँ पर CO2 प्लस बन गया वाटर, ठीक है।
तो देखो, तुम्हारे पेट में जब एसिडिटी होती है ना, पेट में जब क्या होता है, एसिडिटी होती है ना, तो क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब एसिडिटी हुई तो तुम गए और एकदम से मेडिकल स्टोर पे पहुँचे और तुमने कहा नहीं लाओ इनो लाओ, अभी मैं पीऊँगा। या फिर जो खाने वाला सोडा है वो पी लेते हैं कि अभी मैं सोडा पी के क्या करूँगा, अभी सारी एसिडिटी भगा दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या था बेटा, बाइकार्बोनेट था। क्या था, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जैसे ही तुमने इसको पिया, इसने HCl के साथ रिएक्ट किया और रिएक्शन के थ्रू क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। फिर जब इनो पीने के बाद तुम एकदम ऐसे करके डकार मारते हो, ठीक है, आता है ना एकदम से, समझ पा रहे हो। तो देखो सिक्रेटिन क्या करेगा, एसिडिटी चेक करेगा, पैंक्रियास को कॉल लगाया, कहेगा बाइकार्बोनेट रिच भेजो पैंक्रियाटिक जूस। और क्योंकि हमें किसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना है, HCl को। समझ पा रहे हो बेटा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, सिक्रेटिन की, ये बात हुई सिक्रेटिन की। अब ज़रा सा इधर आ जाओ, कोलेसिस्टोकाइनिन पे चलते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन कब आएगा, जब हम सेंस करेंगे अपने खाने में फैट और प्रोटीन की मात्रा को। किसको सेंस करेंगे, यहाँ पर सेंस करेंगे फैट एंड प्रोटीन का अमाउंट, ठीक है। अगर फैट ज़्यादा है, अगर फैट ज़्यादा है, ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन आएगा और फ़ोन कहाँ लगाएगा, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। सिग्नल टू गॉल ब्लैडर, सिग्नल टू गॉल ब्लैडर। और किसके लिए यहाँ पर इंड्यूस करेगा, किसके लिए, सिक्रीशन ऑफ बाइल, जो कि यहाँ पर इमल्सिफिकेशन किसका करेगा, फैट का करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ बाइल। समझ पा रहे हो, ठीक है। दूसरा केस, अगर अमाउंट किसका ज़्यादा है, प्रोटीन्स का ज़्यादा है, ठीक है, प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा है, तो कॉल किसको करेगा बेटा, कॉल करेगा पैंक्रियाज को, ठीक है, सिग्नल टू पैंक्रियाज। और जब पैंक्रियाज को सिग्नल करेगा तो क्या कहेगा, वहाँ से पैंक्रियाटिक जूस भेजो, और वहीं पर होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिनसे कि हम अपनी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। रिलीज पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, कोलेसिस्टोकाइनिन की। अब आ जाओ मोटिलिन पे। मोटिलिन यानी कि मोटेलिटी, और मोटेलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। अब मोटिलिन क्या करेगा, मोटिलिन क्या करेगा, यहाँ पर क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, किसका, इंटेस्टाइन और स्टमक का, ठीक है। इंड्यूस करेगा बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक एंड बेटा इंटेस्टाइन, जिससे कि खाना जमा ना हो पाए एक जगह और मूवमेंट करता रहे। क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड। ये नहीं कि पेट में गया था तो पेट में ही रखा है, इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो वहीं पड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन कराता जाएगा, आगे की तरफ खाना बढ़ता जाएगा बेटा, ठीक है। दूसरी बात, जब मोटिलिन नहीं होता है तो इस तरीके का मूवमेंट ऑफ फूड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होता है, और यहाँ पर यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसके लिए, ओबेसिटी के लिए, ठीक है। जब मूवमेंट नहीं होगा खाने का तो ओबेसिटी, मोटिलिन मतलब मोटापा, ठीक है। जीआईपी, जीआईपी क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है बेटा,
ये क्या करेगा? अच्छा, एक बार जब खाना खाया तो HCl का सिक्रीशन शुरू हुआ कहाँ से? स्टमक से, ठीक है। और जब स्टमक से HCl का सिक्रीशन, तो क्या होता ही चला जाएगा? क्या होता ही चला जाएगा? नहीं। तो ये जो GIP है ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब इनहिबिट करेगा किसको? गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को, ठीक है। इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को, ठीक है। अब खा लिया है बेटा, गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करना बंद करो, और उसके साथ साथ ही ये इंड्यूस करता है इंसुलिन सिक्रीशन को, ठीक है। इंड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हम लोगों ने GIT, हार्ट और किडनी, इन सभी के हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया है बेटा। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स पर या फिर सेल्स पर फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।